वेलकम स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर पेपर कोड A050603T सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस पेपर का नाम है, ये एक ऑप्शनल पेपर है और आज हम इसके 7th यूनिट का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। 7th यूनिट जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड इट्स इम्पैक्ट। तो हम इस यूनिट में देख रहे हैं कि रेलवे का डेवलपमेंट कैसे हुआ और उसके अलावा भारत पर इसका क्या प्रभाव था। तो कुछ क्वेश्चंस तो हम इससे पहले फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चंस को। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन 16 to 27 और ये इसका सेकंड पार्ट और आखिरी पार्ट है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या क्या क्वेश्चंस हैं। नवीन गारंटी पद्धति काल था 1881 से 1921, 1881 से 1911, 1871 से 1891, 1881 से 1901। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1881 से 1921। तो देखिए, पहला जो था प्राचीन वाला या पहले वाला गारंटी पद्धति की अगर हम बात करें तो वो था प्राचीन गारंटी पद्धति का काल 1849 टू 1869, यानी कि 1849 से 1869। फिर दूसरा जो काल था वो था रेल निर्माण और प्रबंध का काल 1869 से 1881। तो इसमें हमने देखा कि जैसे कि काफ़ी सारा रेलवे लाइंस बन के तैयार हो गई थी, तो उनके मैनेजमेंट का कुछ काम करना था। इसी के अंतर्गत दो समितियां आई हैं, पहली प्रवर समिति और दूसरी प्रवर समिति। पहली प्रवर समिति ने कहा कि खर्च कम कीजिए और अकाल के लिए जो है वो पैसा यहीं से मैनेज कीजिए। एक साल का बजट फिक्स कर दिया कि 25 करोड़ पौंड से ज़्यादा खर्च नहीं जाना चाहिए। फिर बात करते हैं दूसरी प्रवर समिति की, तो उसने भी यही कहा कि हाँ, खर्चा कम करो और 25 करोड़ पौंड तक में ही सीमित रख लो। उसके अलावा उसने कहा कि देश को अकाल से बचाया जा सके, इसके लिए 5000 मील लंबी और रेलवे लाइन का निर्माण कर लिया जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो रेल है वो ऐसा नहीं है कि कहीं भी बना दो, जहाँ उत्पादकता है यानी कि जहाँ ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ वहीं पर रेलवे लाइंस का निर्माण होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई हमारे पास 1881 तक की। ये प्रबंध वाला काल तभी चला है। अब आगे बात आती है 1881 से 1921। इसमें ये लेके आए नई गारंटी पद्धति। इसमें क्या खास था? इसमें खास ये था कि 1881 में सरकार ने रेल के निर्माण के लिए अपने साथ साथ कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी जोड़ लिया ताकि वो रेलवे निर्माण में हेल्प कर सके। तो अभी तक तो देखेंगे सिर्फ एक या दो कंपनी थी। उसके अलावा ज़्यादातर जो काम था वो पूरा का पूरा इन्हीं के पास ही था, भारत सरकार के पास ही। लेकिन इसमें इन्होंने नया ये किया कि अपने साथ साथ इन्होंने कहा कि कुछ निजी कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी आकर के निर्माण का काम कर सकते हैं। लेकिन शर्त इन्होंने रखी कि जो पूरा संचालन होगा वो किसके हाथ में रहेगा? वो रहेगा भारत सरकार के हाथ में। तो इसी से एक नई प्रणाली का जन्म हुआ जिसे कहा जाता है न्यू गारंटी पीरियड। ये जो नवीन गारंटी प्रणाली है ये चली है 1881 से 1921 तक। तो इन्होंने कहा कि देखिए, नई रेलों को शुरू में ही सरकारी संपत्ति समझा जाएगा। भारत सचिव को नए रेलों के साथ हुए समझौते के पहले 25 वर्ष बाद अथवा उसके बाद हर 10 साल में समाप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। रेलवे कंपनियों को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज की जो दर है अब वो मिलेगी 3.5%। देखिए, जो प्राचीन वाली है उसमें ब्याज की दर थी 5%। अब उसको देख के देखा ही आपने कि रेल को तो काफी घाटा हो रहा है भारत सरकार को। उसको देखते हुए इन्होंने दर को घटा करके कहा कि हम अब आपको सिर्फ और सिर्फ देंगे पूंजी पर हर साल कितना ब्याज? 3.5%, यानी कि 3.5%। तो यही था इसमें सबसे इम्पोर्टेंट। तो उसके अलावा देखेंगे तो पहले तो ये था कि अगर आपको 5% से ज़्यादा होता है लाभ तो आधा आधा बांट लेती थी कंपनी और भारत सरकार। लेकिन इन्होंने कहा कि रेलों को जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा उसका 3/4 भारत सरकार को मिलेगा, यानी कि 75% मिलेगा किसको? भारत सरकार को।
और बाकी जो होगा वो फिर यूज आ जाएगा अकाल में या किसी भी चीज में। तो जब सरकार निजी स्वामित्व की रेलों को अपने अधिकार में लेगी तो कंपनियों द्वारा जुटाई जुटाई गई जो भी पूंजी है उसका सममूल्य पर भुगतान किया जाएगा, और जो न्यूनतम प्रत्याभूत ब्याज को चुकाने का सकल आय पर सर्वोपरि दायित्व होगा। ये सब इसमें कहा गया। तो इसके अलावा फिर इन्होंने दो कैटेगरीज में बांट दिया रेलवे के निर्माण को, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में तो थी 3,896 मील लंबी 20 रक्षात्मक रेलें, और कैटेगरी बी में थी 3,482 मील लंबी 34 उत्पादक रेलें। तो इस तरीके से आपको समझ आया होगा कि नवीन गारंटी पद्धति का काल चला है 1881 से 1921 तक, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो दो चीजें हैं। एक तो ये कि इसमें इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी अपने साथ मिला लिया। शर्त ये रखी कि जो पूरा संचालन होगा वो भारत सरकार के हाथों में रहेगा, और दूसरी बात ये कि प्राचीन वाले में तो ब्याज का भुगतान कर रहे थे, वो 5% ब्याज दे रहे थे पूंजी पर, लेकिन अब के इन्होंने उसको घटा करके कर दिया 3.5%। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1901 में रेल मार्गों की लंबाई थी 20,500, 25,300, 21,200 या 25,200। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25,300 मील। अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1901 में, 1903 में, 1905 में या 1907 में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1905 में। तो देखिए रॉबर्ट थॉमसन रॉबर्टसन थे, उनकी सिफारिशों के आधार पर 1905 में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई, जिसने 15 करोड़ रुपए के खर्च को त्रिवर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसने कहा कि ये है 15 करोड़ रुपए और इसको आपको 3 साल में खर्च करना है। उसके बाद फिर 1907 में मैके कमेटी भी नियुक्त की जाती है, जो अपने प्रतिवेदन में बताती है कि भारतीय रेल के पास मांग के अनुरूप साधनों का अभाव है, तो फिर उसके कार्यों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए और ज्यादा धन की आवश्यकता है। तो मैके कमेटी ने भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष रेलों पर 18.75 करोड़ का व्यय करने का सुझाव दिया। परंतु 1909 से लेकर 1920 तक 12 वर्षीय अवधि में भारत सरकार केवल एक ही वर्ष यानी कि 1920 में कमेटी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक धन व्यय कर सकी, तथा शेष 11 वर्षों में रेल पर सरकारी व्यय की मात्रा कमेटी द्वारा निर्धारित सीमा में कम रही। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि उसका जो वित्त था, वित्त को देखने के लिए, वित्त के प्रबंधन के लिए एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना हुई है सन 1905 में, और उसके बाद मैके कमेटी आई है 1907 में। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में रेल निर्माण कार्य किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो आपको याद आ रहा होगा 16 अप्रैल 1853 बम्बई टू थाने 34 मील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। देखते हैं अगला सवाल। एकवर्थ समिति की नियुक्ति कब की गई? 1 नवंबर 1920, 1 जून 1920, 1 नवंबर 1921 या 1 जून 1921। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1920। तो 1 नवंबर 1920 को भारत सरकार ने सर विलियम एकवर्थ, ये एक मनुष्य का नाम है, सर विलियम एकवर्थ, तो उनकी अध्यक्षता में एक समिति का आयोजन किया, जो भारतीय रेलों के इतिहास में एकवर्थ कमेटी के नाम से जाना जाता है। एकवर्थ कमेटी के कुछ सुझाव थे, वो क्या थे? उन्होंने पहले तो भारतीय परिस्थिति को देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप रेलों का प्रबंधन अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि से कुछ प्रबंध व्यवस्थाओं के गुण दोषों का विवेचन करना चाहिए। पहले तो आप देखिए कि कुछ रेल ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जिनका जो कंट्रोल और रहने वाले हैं वो इंग्लैंड में है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रबंधन करने वाले और जो पूंजीपति हैं वो इंडिया में ही हैं। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप, यानी कि एकवर्थ कमेटी ने ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया
ट्रेन्स को। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पहले तो रेलवे प्रबंधन के लिए एक बोर्ड बनाइए। बता ही दिया है कि ये रेलवे बोर्ड बना है 1905 में, और इसमें इन्होंने रखे 5 सदस्य। इन्होंने कहा कि एक तो रखिए आप सचिव, जो सचिव का काम करे। एक रखिए वित्त आयुक्त, यानी कि जो किसका काम करे, जो आर्थिक लेन-देन है उसको देखे। फिर बाकी के जो 3 आयुक्त हैं, वो दक्षिण, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों का उत्तरदायित्व उन पर सौंप दिया गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ओवरऑल जो एक्वर्थ कमेटी थी ये थी कि इसको प्रबंध कैसे किया जाए ट्रेन का, उसके प्रशासनिक और आर्थिक, उसके लिए विकास के लिए, प्रबंधन के लिए ओवरऑल काम जो किया है वो एक्वर्थ कमेटी ने किया है। और इसकी नियुक्ति हुई थी 1 नवंबर 1920 में। तो इसमें सबसे खास यही है कि इन्होंने एक रेलवे बोर्ड बना दिया, और इस रेलवे बोर्ड में 5 सदस्यों की नियुक्ति की, जिसमें एक सचिव है, एक वित्त मंत्री समझ लीजिए इसी का, और बाकी के जो 3 हैं वो अलग-अलग पार्ट्स को देख रहे थे, जैसे कि दक्षिण, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों का उत्तरदायित्व संभाल रहे थे। इसी में आप देखेंगे फिर जब आएगी 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि आर्थिक महामंदी आएगी, तब देखेंगे तो इसमें से ये जो रेलवे बोर्ड है इसमें से भी सदस्यों को हटाना शुरू करेंगे। उसको तो देखेंगे बाद में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्वितीय पृथक्करण अभिसमय कब पारित हुआ? 1920 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924 में। देखते हैं अगला प्रश्न। रेलवे छटनी उप समिति की स्थापना कब की गई? 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1933 में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 में। तो 1929 में आया था ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि विश्वव्यापक मंदी आई थी, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। भारत में विदेशी व्यापार की कमी हो गई, विकास की गिरती दर ने भारतीय रेलवे पर काफी बुरा प्रभाव डाला, जिससे कि माल ढुलाई भी गिर गई, यानी कि समझिए तो धीरे धीरे काम ठप हो गया किसका, रेलों का। अब रेलों का काम ठप हो गया तो उनकी आमदनी भी कम हो गई, आमदनी कम हो गई तो उनको और घाटा होने लगा। ऐसी स्थिति में रेलवे ने छटनी शुरू कर दी। छटनी का मतलब उन्होंने लोगों की संख्या कम कर दी, ताकि कम पैसों में, यानी कि खर्च ज्यादा नहीं हो। तो इन्होंने क्या किया, जैसे कि आपको पता है 1905 में जो बोर्ड बना था, रेलवे बोर्ड बना था, इन्होंने उसकी संख्या घटा के, जो रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या है 3 से घटाकर 2 कर दी, और संचालकों की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी, उप संचालकों की संख्या भी 5 से घटाकर 4 कर दी, और इसके अलावा जितना भी केंद्र प्रशासन विभाग का कार्य था वो दे दिया रेलवे बोर्ड को। और जो रेलवे कर्मचारी थे उनका वेतन धीरे धीरे गिराकर 20% तक घटा दिया। रेल की अन्य व्यय की मात्रा 5.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, ये उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि विज्ञापन जो है, विज्ञापन के व्यय में 5 लाख रुपए की कमी कर दी जाए। तो इस तरीके से ओवरऑल देखें तो इन्होंने जितनी भी कमेटी वगैरह स्थापित करी और एक आयोग बिठा करके इन्होंने ओवरऑल काम ये किया कि 1929 के डिप्रेशन की वजह से, आर्थिक महामंदी की वजह से लोगों को या कर्मचारियों को यहाँ से निकालना शुरू कर दिया। तो ये हुआ है कब? ये रेलवे छटनी उप समिति की स्थापना कर दी गई 1931 में। देखते हैं अगला सवाल। पोप समिति की स्थापना कब की गई? 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1933 में? गेस कीजिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1932 में। तो देखिए पहले तो इन्होंने छटनी वाली जो की थी वो की थी 1931 में। अब ये जो पॉप समिति है, पॉप समिति की स्थापना करी है इन्होंने 1932 में। अब इसका काम क्या था, तो बहुत कम शब्दों में हम इसको देखें तो इसका काम था जांच पड़ताल करने के बाद कुछ सुझाव दिए इसने। तो इसने कहा कि जो रेल की कार्यक्षमता है उसका विश्लेषण करके कहा कि किराए भाड़े की दर को कम किया जाए, बिना जो टिकट यात्रा कर रहे हैं लोग उनको हतोत्साहित किया जाए, और तकनीकी ज्ञान का प्रसार किया जाए। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पॉप समिति का काम था रेलवे प्रशासन और कार्यप्रणाली में सुधार के लिए
कुछ सुझाव देना और रेलवे व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना। इसकी स्थापना हुई है 1932 में। इसके बाद आएगा फिर वेजवुड समिति, उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। पोप समिति की नियुक्ति की गई रेलों के विकास की संभावना का पता लगाने के लिए, रेलों में मितव्ययिता की संभावना का पता लगाने के लिए, रेलों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेलों में मितव्ययिता की संभावना का पता लगाने के लिए। यानी कि पॉप समिति को इन्होंने इसलिए गठित किया कि आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ से स्कोप निकल सकता है कि कम खर्च में रेल को अच्छे से चलाया जा सके, यानी कि जो पूरा रेलवे सिस्टम है उसको कैसे चलाया जा सके, इसके लिए नियुक्त की गई थी पॉप समिति 1932 में। देखते हैं अगला सवाल। 18 नवंबर 1852 को भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस स्थान के बीच में चली थी? देखिए 1852-53 हो एक ही बात है, इसका हो सकता है पहले ट्रायल लिया गया हो। तो देखते हैं, ऑप्शन में है बम्बई से थाने, बम्बई से पुणे, बम्बई से चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बम्बई टू थाने। देख लेते हैं इसके अलावा। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे का प्रारंभ करने का उद्देश्य था प्रशासन पर पकड़ मजबूत करना, भारतीयों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना, व्यापारिक लाभ प्राप्ति, या ए और सी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। यानी कि इनका उद्देश्य ये भी था कि प्रशासन पर पकड़ मजबूत बनाई जाए। तो देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें देखेंगे तो क्रांति को दबाने के लिए जितने भी इन्होंने वो भेजे सैनिक वगैरह, वो सब ट्रेन से ही भेजे थे। इसके अलावा उनको काफ़ी सूचनाएं भी टाइम से मिलती रहती थी, अपने सैनिक ये पहुंचा सकते थे। तो इस तरीके से तो प्रशासन पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए इन्होंने रेलवे का निर्माण किया। दूसरा फिर है कि इसका सही जवाब हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी कि प्रशासन पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए और व्यापारिक लाभ के लिए। देख लेते हैं अगला प्रश्न। वेजवुड समिति की स्थापना की गई 1930, 1933, 1936 या 1940? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936। 1936 में वेजवुड जो कमेटी थी इसका उद्देश्य था रेलवे का विस्तार और इसका प्रबंधन। तो इस प्रकार से ये था आज का आखिरी सवाल और इस यूनिट का भी। तो यहाँ आपकी यूनिट 7 कंप्लीट होती है। आगे 8th यूनिट को लेकर मैं आपके सामने आऊंगी आपके एग्जाम से एक दिन पहले। तो तब तक आप इसको पढ़ के रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इसके बाद आपके एग्जाम से जस्ट पहले मैं 8th यूनिट लेकर आऊंगी ताकि आपको लास्ट टाइम में अच्छे से समझ आ सके और आप उसको रिवाइज कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद।